नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके राइटर हैं अनीस जांग। और स्टोरी में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अनीस जांग के बारे में, अबाउट द ऑथर। तो सबसे पहले आप देखिए कि अनीस जंग कौन थे और ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे सोसाइटी के बारे में क्या ये इन्फॉर्मेशन हमको देती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अनीस जंग वॉज बॉर्न इन 1964 इन रोरकेला, उड़ीसा। जो लेखिका है, राइटर हैं अनीस जंग, उनका जन्म हुआ था उड़ीसा के रोरकेला में 1964 में। और उन्होंने अपना ज़्यादातर जो उनका जो बचपन था, शी स्पेंड हर चाइल्डहुड इन हैदराबाद। हैदराबाद में उन्होंने अपना बचपन बिताया। शी completed हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड लेटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मतलब उनका जो एजुकेशन था वो कहीं ना कहीं पर उन्होंने दो जगह में मिलकर किया है। पहले तो उन्होंने हैदराबाद में अपना एजुकेशन किया, फिर लेटर जब वो लेटर ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वो मूव करती है, वहाँ पे यूएसए में जाके वो पढ़ाई करती है। फिर आपको दिखेगा कि बोथ हर पेरेंट्स वे राइटर्स। जो अनीस जांग के जो पेरेंट्स थे वो दोनों भी राइटर ही थे, और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने कहीं ना कहीं पर वो खुद भी एक जर्नलिस्ट रही है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर के वो उन्होंने बतौर एडिटर के हिसाब से भी काम किया है, और वो बहुत बड़ी एक ऑथर भी है, उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स भी लिखा है। तो उनका जो राइटिंग होता है बेसिकली वो फोकस करता है सोशल इश्यूज़ पर, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे सोसाइटी में, स्पेशली दोज रिलेटेड टू वीमेन एंड चिल्ड्रन। जो महिलाओं और बच्चों को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है हमारे सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, बहुत सारे महिलाएं दिखेंगे जो डिसएडवांटेज्ड हैं, कहीं ना कहीं पर उनको मेन स्ट्रीम दुनिया से कहीं ना कहीं पर वो अलग थलग रहते हैं। उनका जीवन का जो उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो कहीं ना कहीं पर अलग है हम लोगों से। तो यही चीज़ यहाँ पे बेसिकली वो फोकस करते हैं। तो उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो फोकस्ड रहता है सोशल इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन और चिल्ड्रन प्राइमरीली। शी हैज़ वर्क फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर में भी काम किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुकी है, कभी वो एडिटर भी रह चुकी है। तो वो न्यूज़पेपर बहुत सारे बड़े बड़े मेजर न्यूज़पेपर्स है इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने काम किया है। और साथ ही साथ वो बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो उन्होंने बतौर जर्नलिस्ट काम किया है। तो दिस चैप्टर इज़ टेकन फ्रॉम हर वेल नोन बुक लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे वो उनका एक बहुत ही फेमस बुक है जो उन्होंने लिखा है। उस बुक का नाम है लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी से ये एक पार्ट लिया गया वहाँ से, एक एक्सट्रैक्ट है जो वहाँ से लिया गया है, विच एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ पॉवर्टी। तो इस बुक में जो जिसका पार्ट आज हम पढ़ेंगे, हालांकि पूरा बुक तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो बुक है वो एक्सप्लोर करता है, घूमता है कहीं ना कहीं पर पोवर्टी को लेकर, यानी कि जो समाज में जो गरीबी है, चाइल्ड लेबर है, जो बच्चे जो काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को जिसको ज़बरदस्ती काम पे लगाया जाता है या उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर देखेंगे कि लॉस ऑफ इनोसेंस अमंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। जो भारत में जो गरीब बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन होता है, तो उनमें जो बच्चे होता है उनका जो कहीं ना कहीं पर इनोसेंस है, उनका जो मासूमियत है वो कहीं ना कहीं पर खो जाता है। ये इसी के ऊपर ये बुक लिखा गया है। तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं इसके डिटेल्ड समरी पर। तो ये जो चैप्टर है मेनली याद रखना कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ईच पार्ट में आपको एक रियल लाइफ कहानी सुनने को मिलेगा दैट शोज़ हाउ पॉवर्टी एंड आउटडेटेड ट्रेडिशन स्टिल अवे द जॉयस ऑफ चाइल्डहुड। कैसे जो गरीबी होता है और या जो ओल्ड फैशन हमारा जो तौर तरीका होता है रहने का, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चों से उनका जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सभी बच्चे के जीवन में, जिसको यहाँ पे उन्होंने स्प्रिंग के साथ तुलना किया है। स्प्रिंग जैसे एक सीज़न होता है, बहुत ही खूबसूरत सीज़न होता है, तो बच्चों के लिए स्प्रिंग सीज़न कौन सा होता है, उनके लिए वो चाइल्डहुड ही होता है। जो वो बचपना के जो दिन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ बच्चे उतना खुशनसीब नहीं होते, कहीं ना कहीं पर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो बहुत ही कम उम्र से काम में लग जाते हैं, जिस समय में उनको जीवन का मज़ा लेना चाहिए था, जो चाइल्डहुड
को एंजॉय करना था, उस समय में उनको उनके ऊपर माने भारी बोझ आ जाता है परिवार को चलाने का, अपने अपने आप को खुद को ज़िंदा रखने का एक बहुत बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है उसमें हम लोग दो बच्चों के कहानी मेनली हम लोग देखेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। मेनली एक बच्चा है जो साहिब है, और एक है मुकेश, उसके बारे में हम लोग पूरा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट वन में जो आएगा, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, ये कहना है कभी कभी मुझे गार्बेज में, मतलब जो कूड़े कचरे का जो ढेर होता है उसमें कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है, ये कहना है साहब का। तो अब ये अचानक से ये सेंटेंस कहाँ से आ गई, क्या है, हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लड़का है, छोटा सा लड़का है जिसका नाम है साहेब, हुई साहेब, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि साहेब इज़ ए रैक पिकर। रैक पिकर आपको समझ में आता है कौन होते हैं? रैक पिकर वो होते हैं जो गार्बेज से, जो मान लो कूड़ा कचरा होता है जो लोग फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा जो माने जो वेस्ट वाला आइटम्स होता है उनका, वहाँ से कोई वैल्यूएबल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मिल जाता है तो रैक पिकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कूड़ा कचरों से कोई सामान ढूंढने की काम करते हैं जो शायद कोई ना कोई काम में आ जाएगा। तो साहेब एक खुद में एक रैक पिकर है, मतलब वो कूड़ा कचरा कलेक्ट करता है। रैक पिकर बॉय लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी दिल्ली से सटा हुआ एक जगह है, मतलब एक तरह का स्लम है वो। सीमापुरी दिल्ली में ही पड़ता है, वो एक स्लम है, मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में झोपड़पट्टी बोलते हैं। तो ये स्लम बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही डर्टी होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं जो दूसरे जगह से आए हुए लोग हैं। अभी वो प्रॉपर टाउन में तो रह तो नहीं सकते, क्योंकि वो प्रॉपर टाउन में रहना, सिटी में रहना वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं वो स्लम में रहते हैं, अपना ही घर बना लेते हैं। बहुत ही कहीं ना कहीं पे जुगाड़ लगा के आप रहते हैं। वहाँ पे कंडीशंस बहुत ही ख़राब होता है, साफ़ पानी नहीं मिलता है, वहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ की कमी होता है, तो वहाँ पे बेसिकली बहुत प्रॉब्लम्स है। और ये जो सीमापुरी है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली है, दिल्ली के एजेस में बसा हुआ है, दिल्ली से थोड़ा उसके दिल्ली प्रॉपर सिटी से थोड़ा बाहर है, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है बेसिकली साहेब का जीवन के बारे में। हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, जो साहेब है उसका जो फैमिली है वो ढाका से मूव किया था। वो पहले एक्चुअली ढाका बांग्लादेश, जो एक दूसरा ही देश है, वहाँ से वो उसका फैमिली वहाँ से आया था, ढाका से। आफ्टर स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड क्रॉप्स, एक बार हुआ क्या था कि तूफान आया था वहाँ पे ढाका में, जो जहाँ पे साहेब का ओरिजिनल घर जहाँ पे था, तो वहाँ पे तूफान आया था, तो जिसके चलते उनका जो घर है, उनकी जो फसल है, सब कुछ कहीं ना कहीं पे बर्बाद हो गए। और फिर नाउ लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स दे सर्वाइव बाई कलेक्टिंग गार्बेज, और फिर वो सीमापुरी में आ जाते हैं। और सीमापुरी में आकर आपको जैसे कि बहुत सारे और दिखेंगे, हज़ारों की संख्या में और भी लोग रहते हैं। उसी तरह से साहेब का परिवार भी वहाँ पे आ गया, और आकर क्या काम मिला, कोई बड़ा रैंक का तो जॉब तो नहीं मिल सकता, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पर गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे आयरनी ऑफ हिस नेम, साहेब का जो पूरा नाम है उसका नाम में ही आयरनी छुपा हुआ है। अब बोलोगे सर ये आयरनी क्या होता है? एक्चुअली उसका जो नाम है उसका मीनिंग से पूरा विपरीत है कहीं ना कहीं पर। जैसे कि आप देखोगे, साहेब फुल नेम इज़ साहेब आलम। साहेब को ऑथर पूछती है, एक्चुअली अनीस जंग एक बार पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो साहेब बोलता है कि उसका पूरा नाम है साहेब आलम। तो साहेब आलम का एक्चुअल जो मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरा ब्रह्मांड का जो मालिक एक तरह से मान लो। तो जो इंसान लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है उसका नाम का मीनिंग तो वही है, पूरा विश्व का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन उसका हालत क्या है वो आप सोच कर देखो। तो आयरनिकली ही इज़ एक्सट्रीमली पुअर, उसके नाम से पूरा विपरीत है ना, वो स्ट्रेंजली ऑपोजिट है वो उसका नाम। और उसका नाम है साहेब आलम, लेकिन वो है क्या, बहुत ही गरीब, और डज़ नॉट इवन हैव शूज़ टू वेयर, यहाँ तक उसके पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। तो इस तरह का उसका लाइफ है। ही इज़ अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम, उसको खुद भी अपना नाम का मीनिंग नहीं पता। विच इज़ इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू हिज कंडीशन, ऑब्वियसली उसका जो नाम है और उसका जो मीनिंग है वो उसके लाइफ के साथ कहीं ना कहीं पर मैच नहीं करता है। अब ऑथर पूछते हैं इन बच्चों से, वो एक्चुअली ऐसे बच्चों को एक्सप्लोर करते थे, देखते थे इन सब बच्चों का कंडीशन, तो वो बच्चों से पूछते हैं वाई डोंट द चिल्ड्रन वेयर शूज़, ये जो बच्चे होते हैं, मतलब ये लोग शूज़ क्यों नहीं पहनते हैं? तो जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, ये रैक पिकर्स जो बच्चे हैं, वो लोग जवाब देते हैं, सीमापुरी के बच्चे, द चिल्ड्रन गिव डिफरेंट एक्सक्यूजेस फॉर नॉट वेयरिंग शूज़, सब ने अपना अपना अलग अलग एक्सक्यूजेस बताया, कारण बताया। हाँ, हो सकता है कुछ कारण सही हो, ऐसे ही बना के बोल दिया हो, लेकिन उन्होंने बताया कि ये कारण है कि हम शूज़ नहीं पहनते।
कुछ बच्चे तो ऐसे बोले कि सम से माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन। एक बच्चा तो बोल दिया कि मेरी मम्मी शू उतार के ही नहीं देती मुझे, तो मैं कैसे पहनूं। और कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि आई विल थ्रो देम ऑफ, मैं अगर मेरे को शू दिया भी तो मैं उसको फेंक देता हूँ, तो शायद इसलिए मैं नहीं पहनता। द ऑथर क्वेश्चंस वेदर गोइंग बेयर फुट इज ट्रूली ए ट्रेडिशन और जस्ट एन एक्सक्यूज टू हाइड पॉवर्टी। तो ऑथर सवाल भी पूछते हैं, बेयर फुट का मतलब क्या होता है, बिना चप्पल का जो चलना होता है, क्या उन लोगों के लिए एक तरह का ट्रेडिशन है कि वो लोग ऐसे ही रहते हैं, या फिर वो एक तरह का बहाना है अपनी गरीबी को छुपाने के लिए, कि वो बताते नहीं है बस इसीलिए वो उन्होंने कुछ ना कुछ बता दिया कि हाँ इसलिए हम नहीं पहनते। हो सकता है कि वो उनका गरीबी छुपाने का एक एक्सक्यूज़ हो, वो बताना नहीं चाहते, उनको शर्म आता हो इसीलिए। तो दिस रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाता है कि हाउ पोवर्टी बिकम्स नॉर्मलाइज्ड ओवर टाइम। धीरे धीरे क्या होता है, जो गरीबी होता है ना, जो एक्सट्रीम पोवर्टी होता है, वो लोग किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ओवर टाइम, समय के साथ साथ। एक और एंगल में जाते हैं, दूसरा एक स्टोरी को हम लोग डिस्कवर करते हैं जो अनिस जांग ने जो खुद एनकाउंटर किया था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि द स्टोरी फ्रॉम उडुपी। उडुपी एक जगह है कर्नाटका में। तो वहाँ पे उन्होंने एक बच्चे की कहानी उन्होंने बोला कि उस बच्चे का, वो बच्चा बेसिकली भगवान से क्या करता था, प्रेयर करता था कि उसको क्या मिल जाए, कहीं ना कहीं पे शूज़ मिल जाए। तो ए मैन वंस टोल्ड द ऑथर दैट एज ए चाइल्ड ही यूज टू प्रे फॉर शूज़। एक एक आदमी है जो ऑथर को बोलता है, जब वो छोटा था तो वो क्या करता था, उसके गांव में एक मंदिर था, वहाँ पे वो रोज़ भगवान को क्या करता था, प्रे करता था कि क्यों क्यों कि उसको क्या मिल जाए, कहीं ना कहीं पे शूज़ मिल जाए, एक पेयर जूता मिल जाए। ईयर्स लेटर, कई साल बाद ऑथर वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि वो जो उस मंदिर के जो प्रीस्ट थे, हिज सन वेयर शूज़ एंड अटेंड स्कूल। उस मंदिर में जो पूजा करने वाले जो पंडित थे, उनके जो बेटे हैं, अब वो शू पहनता है और वो स्कूल भी जाता है। वो वही बच्चा जो भगवान को प्रे करता था कि शू के लिए, अब वो तो उसका तो पता नहीं, लेकिन उसके जो बच्चे हैं, उनका जो बच्चा है तो वो अभी शू भी पहनता है और स्कूल भी जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस दिखेगा कि उडुपी में जो बच्चा था, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन था, वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा हद तक आगे बढ़ चुका है। शोइंग दैट वाइल सम पीपल्स लाइफ्स इम्प्रूव, मतलब कुछ बच्चों का जीवन तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उन बच्चों का क्या, अदर्स लाइक साहेब आर स्टक इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी। लेकिन जो साहेब है वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं पर जो पॉवर्टी के बेड़ियों में अभी भी बंधे हुए हैं। वो जो रिपीटिंग पैटर्न होता है, मतलब साहेब के मम्मी पापा भी गरीब है, वो भी गरीब है, उसके आने वाले जनरेशन भी शायद गरीब होंगे, तो वो गरीबी से निकल ही नहीं पाते। सब बच्चे उतना फॉर्चुनेट नहीं होते, उतने किस्मत वाले नहीं होते कि वो कहीं ना कहीं पर गरीबी से निकल जाए। जैसे कि उडुपी का जो एक बच्चा था, प्रिस्ट का बेटा था, वो कहीं ना कहीं पर इम्प्रूव कर लिया। उसके पिताजी को तो नहीं मिल पाया शूज़, लेकिन वो ज़रूर स्कूल जाता है, शूज़ लेता है। लेकिन ये किस्मत सब बच्चों का नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइफ इन सीमापुरी है, सीमापुरी के जीवन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नियरली 10,000 रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी इन स्मॉल हट्स मेड ऑफ मड एंड टीन। छोटा छोटा घर में वो लोग रहते हैं, करीबन 10,000 रैक पिकर्स आपको दिख जाएंगे, जो छोटे छोटे हट्स, छोटे छोटे जो घर होते हैं, जो मिट्टी से या टीन, टेरपोलिन टेरपोलिन ये सब से बना हुआ जो घर होता है, वो मतलब वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के जो घर बना के रहते हैं, इस तरह के घर में वो लोग रहते हैं, जो बहुत ही छोटा छोटा होता है। वहाँ पे और आपको प्रॉब्लम दिख जाएगा कि कोई रनिंग वाटर नहीं है, कोई रेगुलर आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। नो प्रॉपर सीवेज सिस्टम, जो पानी, जो गंदा पानी निकलने का जो सिस्टम होता है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ये किस तरह का कंडीशन वहाँ होता है, वहाँ बहुत बहुत स्मेल आता होगा, बहुत दुर्गंध फैलता होगा। दे हैव रेशन कार्ड्स। अब देखो, कार्ड्स, रेशन कार्ड्स क्या होता है आपको पता है, जो गवर्नमेंट आपको देता है ताकि आपको थोड़ा फूड सिक्योरिटी मिल पाए, खाना मिल पाए। रेशन कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं पर आपको खाना दिया जाएगा, कम पैसे में आपको मिलेगा। बट नो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, हालांकि उनको राशन कार्ड्स तो मिला है, लेकिन कोई आईडी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है उनको, जिनके लिए उनको काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी हर जगह पे आप जाओगे तो आईडी कार्ड तो आपको पूछेगा ना, आप कहीं दूसरे जगह में जाना है, आना है, तो आईडी कार्ड के बिना आपका काफ़ी सारे मुश्किलें आ जाएंगी। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इन बच्चों के पास रेशन कार्ड्स तो है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी ने बनाए ही नहीं उनके लिए। फॉर देम सर्वाइवल कम्स फर्स्ट। उनके लिए, इन बच्चों के लिए पहली बात तो क्या होता है कि जो सर्वाइवल होता है ना, जीना जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीज़ें उनके लिए बहुत बाद में आता है। सबसे पहले थोड़ा सा
खा ले, खा पी कर कुछ ज़िंदा रह जाए, बस वही बड़ी बात है। फूड इज़ इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। उनके लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ के सिटीज़न है, क्या है, वो सब उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए जो कोई चीज़ मायने रखता है वो होता है फूड, और फूड ही उनको ज़िंदा रख सकता है। तो व्हाट डज गार्बेज मीन टू देम? हमारे लिए जो कचरा होगा, जो कूड़ा कचरा जिसको हम लोग बोल के फेंक देते हैं, फॉर द एल्डर्स, ऐसे सीमापुरी में रहने वाले जो बड़े लोग होते हैं, जो परिवार के जो बड़े होते हैं, गार्बेज इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वो एक तरह का उनका जीने का एक वजह है। गार्बेज, ये कचरा जो होता है, जो हमारे लिए वेस्ट होता है, वो उनके लिए जीने का वजह है। दे अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम इट। इससे वो लोग अपना रोज़ी रोज़गार चलाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे पैसा कमाते हैं यही गार्बेज से। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये गार्बेज में, कचड़े में उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस रहते हैं। कभी कभी वो दे होप टू फाइंड कॉइन्स, कभी कभी उनको उम्मीदें होता है कि वहाँ पे कॉइन मिल जाए। कभी कभी सोचते हैं कि टॉयस मिल जाए, या कुछ और समथिंग एक्साइटिंग, कुछ और चीज़ें मिल जाए जो उनको काम में आ जाए। तो गार्बेज इन देयर वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट ट्रैश बट एज ट्रेजर हंट। उनके लिए ये कोई ट्रैश नहीं है कि कोई फेंका हुआ सामान नहीं है, लेकिन उनके लिए एक तरह का ट्रेजर है, बहुत ही एक्साइटिंग सर्च है। मतलब गार्बेज में ढूंढना उनके लिए एक बहुत ही मज़ेदार काम है, क्योंकि उसमें कभी ना कभी उनको कोई काम का चीज़ मिल सकता है। फिर हम लोग एक और एपिसोड के देखते हैं यहाँ पे, टेनिस एंड द डिस्कार्डेड शूज़। तो क्या है यहाँ पे, आइए डिस्कस करते हैं। साहेब ऑफन वॉचेस बॉयज़ प्लेइंग टेनिस एट ए नियर बाई क्लब। आसपास में जहाँ पे वो रहता है उससे कुछ ही दूर में, स्लम नहीं है बेसिकली, प्रॉपर जगह में आपको दिखेगा कि एक क्लब है, जहाँ पे जो टेनिस क्लब है, वहाँ पे जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो आके क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं। आपको पता है ना, टेनिस जो एक स्पोर्ट होता है, तो वो एक टेनिस क्लब है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं। अब होता क्या है कि ही वेयर्स ए worn आउट पेयर ऑफ टेनिस शूज़ गिफ्टेड बाय समवन। तो साहेब भी एक बार क्या होता है कि वहाँ पे टेनिस खेलने आते हैं, किसी ने उसको, जो पुराना फटा पुराना कोई जूता था जो वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, अमीरों के बच्चे थे कोई ना कोई, तो उन्होंने साहेब को दे दिया, गिफ्टेड बाय समवन। तो साहेब भी वो फटा पुराना जूता जो है वो पहन लिया। उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती ना वो, फॉर ए बॉय हु वंस वॉकड बेयर फुट, क्योंकि यही वो बच्चा था जो कुछ समय पहले तक बिना जूता चप्पल के वो घूमता था, बेयर फुट मतलब खाली पैर। इवन यूज शूज़, इवन यूज शूज़ आर प्रेशस। जो यूज शूज़ है, जो पहले से इस्तेमाल किया हुआ जूता है, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशस है। एंड ब्रिंग हिम क्लोजर टू द वर्ल्ड ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, और ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये पहनकर वो अपने आप को प्रिविलेज, जो रिच बच्चों की तरह महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं उन जैसा थोड़ा बहुत उसको महसूस होता है उन जैसे। अब देखो कुछ दिन, मतलब ये समय समय पर आपको दिखेगा कि साहब को जो ऑथर है वो कहीं ना कहीं पर उससे मिलते रहते हैं। तो एक बार उन्होंने टेनिस क्लब के बाहर उसको मिले, पहले उसको रैक पिकिंग के समय में एक बार मिले, अब वो मिलते हैं उसको एक टी स्टॉल में, ठीक है, चाय की दुकान में, जहाँ पे वो काम करने लगे थे। तो लेटर साहब गेट्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल। एक छोटा मोटा रोड साइड शॉप है, चाय का दुकान होता है ना रास्ते के किनारे पर जो होता है, उसमें उसको काम मिल चुका है। क्योंकि ये सब बच्चे अपना काम भी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि गरीबी इतना होता है, जहाँ पे भी उनको पैसा दिखता है वो चले जाते हैं। ही नाउ अर्नस 800 रुपीज़ ए मंथ। अब उसका एक तनख्वाह फिक्स्ड हो गया है कि वो 800 रुपया पर महीने कमाता है, एंड रिसीव्स ऑल हिज मील्स, और 2 टाइम का उसको खाना भी मिल जाता है। बट समथिंग हैज़ चेंज, लेकिन कुछ चीज़ें बदलाव ज़रूर हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? ही कैरीज ए स्टील कैनिस्टर। एक कैनिस्टर का मतलब क्या होता है? एक तरह का मेटल होता है, एक बहुत सारा बर्तन जैसा होता है जिसके अंदर चाय वगैरह रखा जाता है। दैट बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, वो साथ ही साथ वो कैनिस्टर को लेकर चलता है, क्योंकि ये जो कैनिस्टर है वो एम्प्लॉयर का है, जो उस टी स्टॉल का, जो चाय का दुकान का जो मालिक है उसका है। उसको लेकर उसको इधर उधर जाना पड़ता है, उस कैनिस्टर को जिसमें चाय वगैरह रहता है। तो अर्लियर द प्लास्टिक बैग ही कैरिड वाज हिज ओन। ऑथर बहुत मैंने बताते हैं कि पहले जो प्लास्टिक बैग, वो एक समय में रैक पिकिंग का काम जब करता था, कूड़ा कचरा से जो सामान ढूंढ के उठाता था, उसके पीछे वो पीछे एक प्लास्टिक बैग लेकर घूमता था जो काफ़ी भारी था। तो कंपेरेटिवली ये जो कैनिस्टर है वो उतना भारी तो नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि पहले ज़िंदगी जैसा भी था, वो अपने मन का मालिक था, कहीं ना कहीं पे आज़ाद था। लेकिन अब तो वो किसी के अंडर में काम करना शुरू कर दिया। नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। अब उसके पास वो आज़ादी नहीं रहा है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो अभी अपना मालिक नहीं है। दो ही अर्नस मनी, हालांकि वो पैसा कमा लेता है। ही हैज़ बिकम जस्ट अनदर सर्वेंट। लेकिन वो बन क्या गया है? सर्वेंट बन चुका है, कहीं ना कहीं किसी के नीचे
गुलामी कर रहा है वो, इन समवन एल्सेस बिजनेस। आप सोचो, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी के अंडर में काम करते हो, वो इंसान आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपको कम पैसा में ज़्यादा काम करवा सकता है, और आप अपने अपने इच्छा से आप कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ उसके हिसाब से, मालिक के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर ऑथर को दिखा है कि साहब का लाइफ में जो चेंजेस आया, ये चीज़ उन्होंने महसूस किया कि साहब, हालांकि उसको अभी पैसा मिलता है, एक तरह का फिक्स वेतन उसको मिल रहा है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं पर अपना जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो खो दिया है। तो अभी पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं और एक बच्चे के बारे में, जो जिसका नाम है मुकेश। ठीक है। तो मुकेश एक यहाँ पे देखो, बड़ा सुंदर एक सेंटेंस से स्टार्ट होता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मुकेश का कहना है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। अब सवाल बनता है कि मुकेश है कौन और वो क्यों कार चलाना चाहता है। मुकेश इज़ ए बॉय फ्रॉम फिरोज़ाबाद। मुकेश जो है वो फिरोज़ाबाद से है। ए टाउन नोन फॉर इट्स ग्लास बैंगल। तो वहाँ पे जो होता है ना, जो चूड़िया बनाया जाता है, वहाँ पे बैंगल्स होता है ना, जो महिलाएं हाथ में पहनती हैं, आपको पता है, डेकोरेटिव ग्लास ग्लास ब्रेसलेट्स, जो हाथ में जो बैंगल्स पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, ये इस चीज़ के लिए ये फिरोज़ाबाद काफ़ी फेमस है। ठीक है, बहुत ही फेमस एरिया है। अनलाइक अदर्स इन हिज फैमिली, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन। हालांकि मुकेश जहाँ पे रहता है, फिरोज़ाबाद में रहता है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग, यहाँ तक उनके परिवार के लोग भी, वो बैंगल मेकिंग में काम करते हैं, जो वहाँ पे उसी काम में है, उनका फैमिली वर्क है, परिवार के ज़्यादातर लोग वही करते हैं, बैंगल मेकिंग करते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, लेकिन वो थोड़ा सा हटके सोचता है, उसको क्या बनना है, कहीं ना कहीं पर मोटर मैकेनिक बनना है। आपको पता है मोटर मैकेनिक क्या होता है? जो कार बाइक ये सबको रिपेयर करता है, उसको ठीक ठाक करता है, वो उसका बनने का इच्छा है। आप सबका अपना अपना चॉइस होता है जीवन में। लेकिन द हार्श रियलिटी ऑफ बैंगल मेकिंग, अब बैंगल मेकिंग जो होता है वहाँ पे उसका कुछ हार्श रियलिटी, कुछ कड़वी सच्चाई है जो हमको जानना पड़ेगा। फिरोज़ाबाद में करीबन 20,000 चिल्ड्रन हैं जो इस ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं। ग्लास फैक्ट्री में आपको पता है, जो ग्लास पाउडर होता है, उससे उसको पिघला कर कहीं ना कहीं पर बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, ब्रेसलेट्स बनाते हैं। तो ये चीज़ फिरोज़ाबाद में करीबन 20,000 बच्चे हैं जो ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं। दे वर्क इन डार्क, और जो फैक्ट्री में वो लोग काम करते हैं ना, वहाँ का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो बहुत ही डार्क होता है, बहुत ही अंधेरा वाला कमरा होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एयरलेस, वहाँ पे हवा भी बहुत कम आता है, और रूम्स होता है, मतलब दे वर्क इन डार्क हॉट एयरलेस रूम्स विथ हाई टेम्परेचर्स, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड हार्मफुल कंडीशंस, वहाँ का कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, नुकसानदायक। मेनी लूज देयर आई साइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट। कई सारे बच्चे तो ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अपनी आंखों का रोशनी ही खो दिया है, मतलब एडल्ट होने से पहले ही। ऑल दो चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल, हमको पता है हमारे देश में चाइल्ड लेबर इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है, मतलब 14 साल के नीचे के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन द डेंजरस प्रैक्टिस कंटिन्यूज ड्यू टू लैक ऑफ एनफोर्समेंट। हालांकि कानून को उतना सख्ती से लागू नहीं किया गया है, वहाँ पे दिखता नहीं है कि वहाँ पे इतना लागू हुआ है, जिसके चलते आपको दिखेगा कि ये जो प्रैक्टिस है, डेंजरस प्रैक्टिस है, वो अभी भी चलता जा रहा है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एनफोर्समेंट, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, इसके चलते अभी भी ये सब चीज़ें चल रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे मुकेश के घर के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं मुकेश का घर कैसा है। ही लिव्स इन ए स्मॉल ब्रोकन हाउस, छोटा मोटा घर में रहता है, जो टूटा फूटा घर है, फील्ड विथ स्मोक एंड गार्बेज। उसके घर में बहुत धुआं है, क्योंकि घर के अंदर जो वेंटिलेशन की शायद प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से धुआं बाहर नहीं निकल पाता है, तो धुआं बहुत ज़्यादा है। उसके घर के अंदर भी बहुत सारे कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा कचरा ये सब रखा हुआ है। हिज सिस्टर इन लॉ कुक्स फूड ऑन स्टोव यूजिंग फायरवुड। उसकी जो सिस्टर इन लॉ का मतलब उसकी जो भाभी है, बड़े भाई की जो वाइफ है, वो क्या करती है, खाना बनाती है एक स्टोव पर, जिसके नीचे लकड़ी डालकर खाना बनाती है वो। शी फॉलोज ओल्ड कस्टम्स लाइक कवरिंग हर फेस इन फ्रंट ऑफ एल्डर मेल फैमिली मेम्बर्स। और वो महिला क्या करती है, अपना पूरा चेहरा को घूंघट के नीचे पूरा ढक देती है, क्योंकि पूरा चेहरा ढकना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का फैमिली का नियम है उनका। तो फैमिली मेम्बर्स बड़ों के सामने ऐसे घूंघट उठाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोहरी मार्ग से जूझ रही है। एक तो पहली बात है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऊपर से उसको कहीं ना कहीं पे कस्टम्स जो प्रथाएं होती है उसको भी मानना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए जीवन हमेशा से ही कहीं ना कहीं पे कठिन रहा है। तो मुकेश फादर हैज़ वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ बट कुड नॉट अफोर्ड टू एजुकेट इट्स सन। हालांकि मुकेश के पिता जो थे, उन्होंने
पूरा जीवन भर बहुत मेहनत किया है अपना परिवार चलाने के लिए, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाए फिर भी कि अपने बच्चों को, अपने लड़कों को वो पढ़ा पाए। तो ज़्यादातर बच्चे लोग अनपढ़ ही रह गए। ऑल ही कुड डू वाज पास ऑन द स्किल ऑफ मैंगल मेकिंग। बस एक ही चीज़ वो कर पाए अपने परिवार में, उन्होंने जो चूड़ियाँ बनाने का जो कला है वो ही सिखा पाए बाकी बच्चे को। ए स्किल दैट कीप्स देम ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। लेकिन ये जो स्किल है, हालांकि एक कला है बैंगल बनाना, लेकिन ये जो एक ऐसा स्किल है, ऐसा एक कला है जिसके वजह से वो कभी गरीबी से बाहर ही नहीं आ पाए, हमेशा उनको यही सब करना पड़ रहा है। तो द बार्डन ऑफ ट्रेडिशन, अब हमको दिखेगा कि ये जो परंपराओं का जो बोझ है यहाँ पे, वो आगे कैसे करके चलता है। मुकेश's ग्रैंड मदर, जो मुकेश के जो ग्रैंड मदर है, उसके जो दादी है, वो बोलती हैं कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन। वो खुद बोलती है कि ये जो हमारा ऑक्यूपेशन है, ये जो हमारा काम है बैंगल बनाना, चूड़ी बनाना, ये तो भगवान ने हमको दिया है, तो इसको, इस परंपरा को हम कैसे तोड़ सकते हैं। उनका यही मानना है। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने जवाब यही दिया, दिस शोज़ हाउ डीपली पीपल आर टाइड टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ये जो परंपरागत रूप से जो काम वो करते आ रहे हैं, उसी से वो लोग किस तरह से बंधे हुए हैं, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि वो लोग कुछ मूव नहीं कर पा रहे हैं अपने आप से, कुछ नया चीज़ में ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। मेन बात क्या है, गरीबी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दे बिलीव दैट देयर पॉवर्टी इज़ देयर फेट। उन्होंने मान लिया है कि जो उनकी जो गरीबी है वो उनका कहीं ना कहीं पे किस्मत है, उनका फेट है, डेस्टिनी है, एंड नथिंग कैन चेंज इट। और कोई भी चीज़ उसको बदल नहीं सकता है। ब्लाइंड बिलीफ, यहाँ पे आपको दिखेगा उन लोगों में काफ़ी सारे अंधविश्वास हैं। कास्ट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब वैसे ज़्यादातर वो लोग लोअर कास्ट में ही बिलोंग करते हैं, जिसके वजह से उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में सुविधाएं नहीं मिल पाती है, दूसरों के साथ वो मर्ज नहीं कर सकते। और सोशल कस्टम्स ऐसे हैं प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस साइकिल। और उनका जो सामाजिक प्रथा जो है वो भी उनको कहीं ना कहीं पे बाधा में डालती है कि वो लोग उस गरीबी के जो सर्कल है, जो प्रॉब्लम्स की जो कहीं ना कहीं पर एक साइकिल चल रहा है, वो उससे निकल ही नहीं पाते। वो मतलब वो कंटिन्यूअसली जनरेशन वाइज गरीबी रह जाते हैं, और ये एक होपलेस साइकिल है। यंग बॉयज़ लाइक मुकेश आर कॉट इन ए नेवर एंडिंग साइकिल। ये जो मुकेश जैसे जो यंग बच्चे हैं, उन लोगों का ये एक ऐसा साइकिल है जो जो नेवर एंडिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। पोवर्टी लीड्स टू एपेथी। पहले तो उनके पास है गरीबी, और गरीबी की वजह से उनके पास आता है एपेथी। एपेथी का मतलब क्या होता है, उनको ना तो उनको कोई ध्यान दिया जाता है, ना तो उनमें कुछ चीज़ों का इंटरेस्ट होता है, विच रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉयटेशन। और बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, मनी मिडिल मैन होते हैं, वो लोग उनको कम पैसा में ज़्यादा काम करवा देते हैं। फिर मनी लेंडर्स जो सूद में पैसा देते हैं, इन लोगों को गरीबी के चक्कर में मनी लेंडर से भी पैसा लेना पड़ता है, फिर मनी लेंडर उससे ज़्यादा वसूल करता है। और लोकल अथॉरिटी से भी उनको खतरा है, क्योंकि जो काम करते हैं वो इलीगल होता है अक्सर बच्चे, तो उनको भी कभी ना कभी उनको कमीशन देना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये जो गरीबी का जो साइकिल है वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। एनी अटेम्प्ट टू एस्केप इज़ मेट विथ वायलेंस एंड थ्रेट्स। और अगर वो लोग चाहते भी हैं कि यहाँ से भाग जाए, तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। प्रोटेस्ट आर क्रस्ट बाय पुलिस। उन्होंने अगर कभी कोई अपना हक की बात भी कही, तो पुलिस उनका प्रोटेस्ट को क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं वे क्रश कर देता है, स्टॉप किया जाता है ज़बरदस्ती। एंड द सिस्टम कंटिन्यूज टू एक्सप्लॉयट द वीक। और ये जो गरीब बच्चे हैं फिरोज़ाबाद के, उनको कहीं ना कहीं पर एक्सप्लॉयट किया जाता है लगातार, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर हैं। तो यहाँ पे हमने दो वर्ल्ड देखा, दो दुनिया देखा। देयर आर टू फोर्सेस दैट कंट्रोल द लाइफ्स ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन। एक तो है कि वन इज़ द फैमिली वर्ल्ड। एक तो उनका अपना ही फैमिली वर्ल्ड है, जो उनका अपना ट्रेडिशन, पॉवर्टी और बिलीफ से चलता है, उनका किस्मत में उनका भरोसा, हाँ, उनका अंधविश्वास, ये सब चीज़ें एक उनका दुनिया को चलाता है। और दूसरा है एक एक्सप्लॉयटेशन का, जो उनका शोषण होता है, जो, और शोषण करता कौन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, मनी लेंडर्स, पुलिस और करप्ट पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। टुगेदर दे रॉब द चिल्ड्रन ऑफ देयर फ्यूचर। ये दोनों जो फैक्टर होता है, वो कहीं ना कहीं पर उनका जो बचपना होता है वो छीन लेता है, रॉब कर लेता है। इवन बिफोर दे ग्रो अप, मतलब ये बच्चे बड़े होने से पहले ही उनका बचपन खो जाता है कहीं ना कहीं पर। तो मुकेश मुकेश से पूछा गया कि उसके होप के बारे में, तो मुकेश इज़ डिफरेंट, ही डेयर्स टू ड्रीम। हालांकि मुकेश एक एक्सेप्शनल बच्चा है कि वो कम से कम सपना देखने का हिम्मत करता है ऐसे परिस्थिति में रहकर भी। ही सेज आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। वो बोलता है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है। लेकिन
होता क्या है कि इवन दो द गार्बेज इज़ फार फ्रॉम हिज होम ही सेज आई विल, हालांकि गैरेज मतलब नॉट गार्बेज, गैरेज, जो गैरेज है मोटर मैकेनिक के बनने के लिए तो उसको गैरेज में जाना पड़ेगा ना, लेकिन गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। तो लेकिन वो बोलता है कि आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊँगा ज़रूरत पड़ेगा। तो मतलब ऑथर उनको एक बार मजाकिया ढंग से पूछते हैं कि क्या तुम एरोप्लेन भी उड़ाना चाहोगे, तो वो बोलता है नहीं, वो मेरा सपना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको इच्छा नहीं है ऐसा, लेकिन बात को उसको पता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, एरोप्लेन उड़ाना उसके कहीं ना कहीं पर रेंज के बाहर है, उसके क्षमता से बाहर है, वो प्रैक्टिकल सोच बिल्कुल नहीं है। इस गरीबी में एक बच्चा कहाँ से एरोप्लेन उड़ा लेगा, कहाँ से उस तरह का पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, वो संभव नहीं है। लेकिन वो कम से कम सपना देखता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, जो बड़ा होकर गैरेज में काम करेगा और बाइक गाड़ी वगैरह को ठीक करेगा। हिज ड्रीम में बी स्मॉल, हालांकि छोटा सपना हो सकता है, लेकिन बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पॉसिबल, लेकिन वो अपने मतलब सपने पे अड़ा है बहुत ही। वो सोचता है कि नहीं, मैं मुझे ये बनना ही है। ही इज़ डिटर्मिन्ड, मतलब वो अपने डिसीजन में पूरा पक्का है और वो बहुत ही आशावादी है, कहीं ना कहीं पर होपफुल है कि ये सपना उसका ज़रूर पूरा होगा। तो फाइनली हमने इस चैप्टर से क्या देखा, ये फाइनल मैसेज क्या देता है। इन लॉस्ट स्प्रिंग अनिस जंग हाईलाइट्स द ट्रेजिडी ऑफ चाइल्डहुड लॉस टू पॉवर्टी। देखा कि बचपना का जो सैड रियलिटी होता है कि कैसे गरीबी, सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो बच्चों का बचपना छीन लेता है। शी शोज़ हाउ चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश आर बोर्न इन टू द लाइफ वेयर दे मस्ट वर्क। वो दिखाती हैं कि साहिब और मुकेश ऐसे जीवन पर, ऐसे परिवारों पर, ऐसे परिस्थिति में उनका जन्म हुआ है कि उनको बस काम करते ही जाना है, स्ट्रगल करते ही रहना पड़ेगा और हमेशा वो कहीं ना कहीं भुगतते रहेंगे। हाँ, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग लर्निंग एंड ग्रोइंग, वो कभी भी खेल नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे और बढ़ नहीं पाएंगे, उनको बस तकलीफ़ें ही झेलना पड़ता है ऐसे बच्चों को। येट इवन इन द डार्केस्ट कॉर्नर शी फाइंड्स अ स्पार्क ऑफ होप। लेकिन इतना डार्केस्ट कॉर्नर में भी आपको दिखेगा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी कुछ बच्चे जो सपने देखने का हिम्मत करते हैं, उसके लिए एक तरह का होप मिलता है। द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी लेबरर्स। ये स्टोरी हमको यही समझाता है कि जो बच्चे होते हैं वो उनको लेबरर नहीं बनना चाहिए। दे डिज़र्व ए चांस टू स्टडी, उन वो भी डिज़र्व करते हैं पढ़ाई, पढ़ना, ड्रीम करना, सपने देखना और टू लीव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, मान सम्मान के साथ जीवन बिताना, और उनको भी सक्सेस का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यही चीज़ इस ये सब मैसेजेस जो होता है ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में हमको ऑथर देते हैं, ताकि हम लोग इन बच्चों का दुख दर्द को समझ पाएँ। तो यही मेन डिटेल्ड समरी था इस चैप्टर का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस लाता रहूं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू।